आप बाकी लोग भी जो बैठे हैं, मैं जिनसे अभी बात कर रहा हूं वो भी, प्लीज प्लीज अपनी जिंदगी में ये मत कहना किसी को कि हम केवल आरएसी देना चाहते हैं। तुम देना आईएएस, है ना। जीवन में कभी लक्ष्य से नीचे नहीं रखने। हकीकत यह है पिछले कुछ सालों की, आफ्टर कोरोना, कि जो तुम बच्चे कहते हो कि हमें केवल आरएस देना है, थोड़े दिन बाद तुम 4th ग्रेड का एग्जाम दे रहे होते हो। बुरा ये नहीं है आप 4th ग्रेड का एग्जाम देते हो, एग्जाम में वो भी, उसको भी तो खूब सारे लोग देते हैं, हमने दिया वो भी कोई बुरा नहीं है। और जब हम ये सोच के चलते हैं ना कि ये तो होगा ही नहीं, ये होगा, तब हम और नीचे ढलते हैं। मेरे हम जब नए नए तैयारी करने के लिए आए थे तो हमारे एक सीनियर थे, एक दिन यूं बातों बातों में उन्होंने कहा कि यार मैं 10th किया था ना मैंने, तो उसके बाद कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, 12th के बाद कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, तो भैया क्या हुआ, उसमें फेल हो गया था। फिर फिर मुझे किसी ने बताया कि सब इंस्पेक्टर देना चाहिए, तो मैंने बीए के बाद सब इंस्पेक्टर दिया। फिर उसमें फिजिकल में फेल हो गया, मैं दुबला पतला ही था, दौड़ा नहीं गया ज्यादा। फिर भैया, फिर मुझे किसी ने बताया कि यार सीडीएस की तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं एनडीए भी दिया हुआ था मेरे 12th के बाद, उसमें भी हुआ नहीं था, सीडीएस दिया, उसमें भी इंटरव्यू देके उन्होंने फिर फेल किया। फिर भैया, फिर मुझे किसी ने बताया तुम्हें आरएस देना चाहिए, मैं आरएस देने के लिए गया, प्री पास हुआ, मेंस फेल हुआ, दोबारा प्री पास हुआ, मेंस पास हुआ, इंटरव्यू फेल हुआ। फिर मुझे किसी ने कहा आईएएस क्यों नहीं देते तुम, तो मैं जब उनसे बात कर रहा था उस साल वो आईएएस का इंटरव्यू दे रहे थे। मेरा उनसे स्वाभाविक से, हम जितने भी लोग बैठे हमारा सवाल था, वे आईएएस में फेल हो गए तो उनका यूएनओ का एग्जाम देंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ कोई परीक्षा लेगा तो वो देंगे, वापस पीछे थोड़ी जाना है। आदमी पीछे की तरफ थोड़ी सोचता है। तुम बच्चे देना, भले कोई एग्जाम देना, मुझे उसे कोई एतराज नहीं आपसे, प्लीज कहना बंद कीजिए कि हम आईएएस के लायक ही नहीं है बिना एग्जाम दिए। ये कहना बंद कीजिए कि हमसे तो वहां ऑप्शनल नहीं होगा। मैं इसकी भी कोई किंतु परंतु में नहीं जाना चाहता किसका होता है किसका नहीं होता। फिर किसी स्टूडेंट को लगेगा कि कोचिंग वालों का तो काम यही होता है, ज्यादा फीस लेनी होती है इनको। तो पिछली बार आईएएस का जब रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट जब आया था, तो उसमें अपने कोचिंग से 5-6 सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन, जिनकी फोटो मेन बिल्डिंग में घुसते ही लगी है। मैं चाहूंगा आप आते जाते उन बच्चों के जिनके सिलेक्शन हुए थे उनके हमने नीचे बैच लिख रखे हैं कि वो कौन से बैच का स्टूडेंट था हमारे, आइदर आरएस और आईएएस, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, किस साल का था, वो सब मेंशन है वहां पे। वो आईएएस है ना, आईएएस में सिलेक्शन हुए उनके, उनके बैच देखना आप। शायद 6 नाम है, कितने से नाम है शायद वहां, उससे 4 आरएस के बैच के स्टूडेंट थे। सेम सिलेबस, एक जैसी बातें। सर वहां ऑप्शन अलग पढ़ना पड़ता, अरे तो पढ़ लेंगे। 12th क्लास का बच्चा ये सोचता है कि ये मैं नहीं कर सकता, तो उसे तैयारी बंद करनी चाहिए। इस उम्र में तो उसको लगना चाहिए सर आप तो करवाओ, क्या करना है मैं खुद कर लूंगा। उल्टा इस उम्र में तो उसमें यह होना चाहिए कि मुझे तो कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं है, मैं यूं ही करके दिखाऊं सर आपको। इस उम्र में तुम जब इतने डिफेंसिव खेलते हो, ये करूंगा ये नहीं करूंगा, ये मेरे से हो सकता है ये नहीं हो सकता, और मैं अभी आपको उठा के कहूंगी हो तो तुमसे आरएस भी नहीं सकता, तो वापस चले जाओगे क्या? ये भरोसा क्यों आया तुम्हें कि तुम आरएस कर लोगे? ये कौन देता है तुम्हें भरोसा? कारण केवल ये कि तुम्हारे आसपास में से खूब सारे लोग हैं जिनका आरएस में सिलेक्शन हुआ, और तुम्हारे आसपास में बहुत कम लोग हैं जिनका आईएएस में सिलेक्शन हुआ, इसलिए तुम्हें लगता है कि इसमें हो सकता है और इसमें नहीं हो सकता। फिर पिछले कुछ सालों में आफ्टर कोरोना वाली जो पीढ़ी है, तुम लोगों ने खुद नहीं तय कर लिया। पहले जब हम तैयारी करते थे तो किसी से पूछते, मेरे से कोई पूछता या और किसी तैयारी वाले से पूछता कि तुम क्या करते हो, तो वो कहता कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूं, आरएस की नहीं, आईएएस की तैयारी नहीं, किसकी करता हूं? सिविल सर्विस की तैयारी करता हूं। उसमें 2 लेयर है,
एक सेंट्रल है, एक स्टेट है। एक स्टूडेंट आपको मिला, आपने पूछा सीनियर कि भैया क्या कर रहे हो, मैं आरएस का मेंस लिख रहा हूं। आप 2 महीने बाद वापस मिले कि भैया क्या कर रहे हो, यार वो परसों आईएएस प्री है वो दे के आऊंगा। भैया आप तो आरएस का मेंस लिख रहे थे। हाँ, तो आईएएस प्री क्यों दे रहे हो? मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूं। तो दोनों आते हैं, ये भी आता है ना वो भी आता है। मतलब ऐसा किसी के दिमाग में भी नहीं था कि हमें किसकी करनी है और किसकी नहीं करनी। 2 पेपर होते हैं, दोनों करनी है। तो सर हम बैठे तो आरएस के बैच में, क्या फर्क पड़ता है उससे? वही हिस्ट्री, वही पॉलिटी, वही इकोनॉमी, वही ज्योग्राफी, वही साइंस। क्या अंतर है सर आरएस और आईएएस वाले बैच में? आईएएस की फीस थोड़ी ज्यादा है, कोई अंतर नहीं है। कौन सा वहां अकबर का बाप चेंज कर देंगे? आदमी को हमेशा ऊपर वाला सोचना। जब हम सोचेंगे नहीं उसके प्रति, फिर करेंगे भी नहीं। और मैंने जिसको ये वाली बात करते हुए देखा है कि मुझे आईएएस नहीं देना आरएस देना है, उसको मैंने आरएस देते हुए कभी नहीं देखा। वो देता है दूसरे एग्जाम में। उल्टा तुम में से ज्यादातर के पेरेंट्स इस प्रकार की बातें और करने लगे आजकल कि आरएस की करवाएंगे, कहीं ना कहीं तो ही जाएगा। नहीं होगा, आरएस की करवाएंगे आरएस में ही होगा। इसका बहुत बुरा रूप ये सामने आया। मैं तो पेरेंट्स को तो मैं कहना ही चाहता हूं, एडमिशन लिया, आज कितनी तारीख है? 14 अप्रैल, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती आज है ना। आप में से खूब सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फाइनल के अंदर पढ़ते हैं। कितने बच्चे हैं जो फाइनल में पढ़ते हैं? है ना, खूब सारे बच्चे फाइनल में पढ़ते हैं जो इलिजिबल है या फाइनल जिनका कंप्लीट हो गया। आप कोचिंग में 14 अप्रैल को एडमिशन लिया, कोचिंग पढ़ना शुरू हुए, थोड़े सब्जेक्ट पढ़े, आपको लगने लगा यस मैं कर सकता हूं, टेस्ट में नंबर अच्छे आए आपके। इतने में सितंबर अक्टूबर के आसपास कोई वैकेंसी आई, कोई वैकेंसी आई दूसरी, वो सब इंस्पेक्टर की हो सकती है, हो सकता है किसी बच्चे का बीए बीएड का लास्ट साल हो तो वो कोई टीचर वाली वैकेंसी हो सकती है। और घर वालों ने उसको कहा कि तू आरएस की कर रहा है तो थर्ड ग्रेड टीचर तो ही जाएगा, तू आरएस की कर रहा है तो ईओ आरओ में तो सिलेक्शन है तेरा, तू आरएस की कर रहा है तो सब इंस्पेक्टर तो दे। हाँ, वो 4 महीने की कोचिंग के बाद में हमारे पास आता रहा, मैं आकर था कि सर कोचिंग बंद कर दूं क्या एक बार, मैं ये एग्जाम दे लेता हूं दूसरा, उधर इसमें एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाए फिर मैं आरएस कर लूंगा। हम उसको मना करेंगे ना, इसी की तैयारी कर। वापस खूब सारे लोग इस प्रकार, आजकल तो जब से ऑनलाइन हुई है चीजें तो लोग बिना अर्थ जाने कुछ का कुछ ही बोलेंगे बाद में। कोचिंग वालों को पता नहीं है जिंदगी कितनी कठिन है। सबको आरएस लगा दोगे क्या तुम? यदि कोई बच्चा थर्ड ग्रेड लगना चाहता है क्यों नहीं लगने देते उसको? कर तैयारी, फिर उसमें फेल होता है, पक्का पक्का फेल होता है। ये बिना तैयारी के उसमें भी सिलेक्शन कैसे होगा? 4 महीने बीच में उसके लिए खराब करता है, 4-5 महीने का टाइम देके ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है। 5 महीने बाद वो वापस हमारे पास आता है, 2 चिंताएं लेके, सर जब मेरा इसमें ही नहीं हुआ तो आरएस में तो कैसे होगा? सर घर वाले मेरे को कह रहे हैं कि इसका मतलब तू पढ़ाई नहीं करता होगा क्योंकि इसमें भी नहीं हुआ है तेरा। तो दूसरी चिंता ये कि सर पिछले 5 महीने का मेरा तो कोर्स ही सलट गया, अब मैं क्या करूंगा? उस बच्चे को, उन पेरेंट्स को ये कैसे समझाएं कि तू वो एग्जाम दे रहा था जिसकी तैयारी नहीं करता? एक बच्चा जिसको आप सुबह से शाम तक क्रिकेट खिलाते हो, इसलिए तैयार करते हो कि एक दिन वो बड़ा होकर क्रिकेट प्लेयर बनेगा, उसको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर सिलेक्शन होगा, वो आईपीएल खेलेगा। फिर बीच में एक दिन आप कहते हो कि बीच में संतोष ट्रॉफी आ गई फुटबॉल की, तू ये तैयारी कर ले, नहीं होगा ना। वही तुम करते हो। इसलिए मैं फिर तुम्हें नहीं कहूंगा इस बैच में जाओ उस बैच में जाओ, हालांकि मेरा कहने का बहुत मन करता है, उल्टा जितने तुम 12th फेल हो मेरा बस चले तो मैं तुम्हें एक को भी ना बैठने दूं यहां, मैं सबको जबरदस्ती पकड़ के ले जाऊं यदि तुम मेरे वास्तव में भाई बहन लगते हो तो। पर दिक्कत वही है, लगते हो तुम अब भी मेरे छोटे भाई बहन हो, फिर वही लगता है कि कोचिंग वालों को तो फीस लेनी है।
मैं उससे बचने के लिए बात बता के बच्चों पे डाल देता हूँ, जैसे निर्णय ले वो निर्णय ले, अपने जीवन के वो ज्यादा जिम्मेदार है। क्या फर्क होता है सर? वहां पर भी तो सेम पढ़ाओगे। नोट्स देखे थे सर मैंने, एक ही बात लिखवाई हुई है दोनों में, तो पढ़ाएंगे तो सिलेबस ही। ये थोड़ी है कि हमने कहा कि हम 3 साल पढ़ाएंगे तो सिलेबस चेंज कर देंगे। पढ़ाने का, लिखाने का तरीका अलग होता है। मुझे याद है, मैं इंटीग्रेटेड फर्स्ट बैच अभी कंप्लीट हुआ 3 साल बाद में, उन बच्चों को अभी मैं एक दिन घुमाने के लिए लेके गया था। हम आभानेरी की चांद बावड़ी देखने के लिए गए थे, 3 बसों में बैठ के यहां से गए। मैं उन बच्चों से उस दिन, चूंकि जब यहाँ आप पढ़ते हो तो कुछ बच्चे संकोचवश बात नहीं करते, कुछ बच्चों को डर लगता होगा कि सर डांट देंगे इसलिए बात नहीं करते, उम्र में गैप है आपकी और मेरी इसलिए बात नहीं होती। पर चूंकि लास्ट दिन होता है, उनको लगता है आज तो सर अपने जैसे ही हैं, तो खूब सारी बात भी करते हैं, खूब सारे मिलते ही हैं। मैं यूं अलग अलग ग्रुप से बात कर रहा था, 2-4 लड़कियां खड़ी, कोई 5-7 लड़के अलग खड़े, अलग अलग, कोई ना कोई आगे फोटो खिंचाने के लिए आ रहा था, कोई बात करने के लिए आ रहा। सर आगे क्या करूं मैं? वो बैच जब 3 साल पहले शुरू हुआ था, मुझे पहले दिन गया, मैंने जाते पूछा, अरे तुम लोग बड़े छोटे छोटे आ गए, बड़े यूं पहला दिन था, बड़े खुश थे। सर 12th हुई अभी, हम तो अभी आ गए। क्यों आ गए तुम इतने छोटे छोटे? मजे लेते कई दिन घूम के आते, इधर उधर कॉलेज वॉलेज जाते तुम? नहीं सर, हमें तैयारी करनी है। मैंने उन बच्चों से खड़े करके पूछा कि मुझे भारत के सारे पड़ोसी देश और उनकी राजधानियां बताओ। कुछ बच्चों ने बता दी, कईयों के भूटान याद नहीं है यार, कईयों के श्रीलंका याद नहीं है यार। ऑब्वियस सी बात, अचानक आप किसी से, आप में से कई मन ही मन सोच रहे हो कि हाँ ये तो मेरे को भी नहीं आ रहा। मैंने उन्हें कहा कि कल आप मैप देख के आएंगे, केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप देख के आएंगे और देशों के नाम याद करके आएंगे, कौन सा देश किसके पास है। कहां से पढ़े हैं सर? उत्तरी अमेरिका याद कर लेना, ऊपर उसमें कनाडा लिखा हुआ है, यूएस लिखा हुआ है, मेक्सिको लिखा हुआ है, एक लंबी सी पट्टी है, उसके अंदर पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वेटेमाला, बेलीज, ऐसे देश हैं। छोटे छोटे टापू बने हुए जिनमें कुछ नाम मिल जाएंगे, क्यूबा, जमैका, बारबाडोस। ठीक है। अब मैं दिल्ली क्लास में जाता, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और उस क्लास में दिल्ली आधे घंटे हम ज्योग्राफी पढ़ते, और वास्तव में हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे होते, हम केवल इतना ही डिस्कस कर रहे होते कि कौन सा देश कहाँ है। छोटे छोटे बच्चे थे, उनमें बड़ा जोश था। मैंने उनमें से एक को, किसी को खड़ा किया, खड़ा करके आ गया, और ये बोर्ड है, मैप है, ये खाली मैप है, इसमें पता कौन कौन सा देश कहां पर है। सर मैंने तो 7 याद किए थे, 7 लगाए, अमेरिका, कनाडा, ये कुछ उससे 7 में से उसे 5 बताए गए, 4 नहीं बताए गए। हमने 5 पे भी तालियां हो जाएगी, वेरी गुड, 5 देश लगातार याद है तेरे को। 3 साल बाद जब वो, मैं लगभग महीने 1.5 महीने मेरी क्लास चली, तब तक मैं डेली उनसे प्रैक्टिस करवाता। अब बच्चों में थोड़ा कॉन्फिडेंस है, वो खड़े होते, आगे आते, सर मैं बता दूं क्या, लड़ लेते आपस में, सर कल इसने बताया था, मेरे से नहीं सुनोगे क्या आज? 3 साल बाद में उनमें से बहुत सारे बच्चे, जो उस दिन मेरे साथ कम से कम वो 100-150 बच्चे गए होंगे, वो ये कह रहे थे, उनको लगभग 190 देश सारे याद है, किसकी बाउंड्री किसके साथ लगती है, किसकी राजधानी कौन सी है। आपका सवाल वापस ये हो सकता है कि सर कौन देश पूछता है, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि कौन सा देश कहां पर है, और आपने क्यों पढ़ाए उनको? पूछते हैं। आईएएस में हर साल एक सवाल आता है कि किसकी बाउंड्री किसके साथ नहीं लगती, भूमध्य रेखा से कौन पास में है, कौन सा भूमध्य सागर के पास में है, कौन सा रेड सी के पास में लगता है, कौन सा अरेबिक सी के पास में लगता है, हर बार क्वेश्चन होता है। मैं तो कहता हूं नहीं आता क्वेश्चन, तो सर क्या काम आता? जिस दिन वो बच्चा क्लास में बैठ के इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ता है, आईआर पढ़ता है, और जब ये पढ़ता है कि मोदी जी ने इस बार क्रोएशिया की यात्रा की, उसके दिमाग में फटाफट आता है कि मैं ये जानता हूं क्रोएशिया के आसपास कौन से देश है। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसको चीजें जल्दी समझ में आती है। उसको जिस दिन ये पढ़ाया जाता है ज्योग्राफी के अंदर कि ये फलाना ज्वालामुखी उस देश के अंदर है, और उसको उस देश के आसपास की पूरी लोकेशन समझ में आती है। वो जब किसी अखबार को उठा के पढ़ता है कि होर्मुज जल संधि को बंद कर दिया गया, वो जानता है होर्मुज जल संधि का है, इसको बंद करने से क्या हो जाएगा। उसने केवल देशों के नाम याद किए थे, इसके अलावा कुछ ही नहीं। उस 12th के बच्चे के लिए बड़ी बात थी कि उसको देश के नाम याद है। और क्या कराया सर? और वही जो बाकी बच्चों को पढ़ाया वही उनको पढ़ाया, थोड़ा कम पढ़ाया, क्योंकि 2 घंटे क्लास में आधे घंटे तो जब हम उसमें ही खा गए, देशों के नाम याद करना है तो टाइम वैसे ही कम हो गया।
1.5 घंटे बचा, बाकी बेचो में जाता हूँ 4 पन्ने भरा देता हूँ, तो वहां पे 2 पन्ने ही भरे गए। 2 पन्नों में मैंने उनको ये छूट दी शुरू शुरू में कि तुम पूछो, जितने सवाल पूछे जा सकते हैं। वो खूब खड़े होते। मुझे याद है मैं लोक देवता पढ़ा रहा था उस बैच में, मैंने उन्हें कहा कि अरे तुम आसपास में जिन देवी देवताओं को जानते हो उनके बारे में मुझे बताओगे। बड़े वो यूं कहानियां लाते, छोटे छोटे बच्चों की कहानियां। सर मेरी काकी है उसमें भूत आ जाता है, हम एक बार देवी के पास लेके गए थे फिर वो निकल गया था। सर ऐसे होते हैं क्या? कोई पूछ सकता है कि ये कौन से क्वेश्चन आएगा, कौन से एग्जाम में पूछेंगे, आपने क्लास में क्यों खड़ा किया? वो बच्चा सीखा तो सही कि 700 बच्चों में खड़े होकर सवाल भी पूछा जा सकता है, 700 बच्चों में भी इस बात को किया तो जा सकता है। ये कोर्स पूरी तरीके से आपके व्यक्तित्व को सुधारने का तरीका है, जिसमें आप नौकरी भी लगते हैं। 2 चीज है, एक केवल वे होते हैं जिनमें नौकरी लगती है, एक वे होते हैं जिनमें नौकरी तो लगती है। ये भी एक है। मैं एक लास्ट बात कह के फिर हम शुरू कर लेंगे। मैं चाहूंगा कि आप वे बच्चे जो अंडर एज, इसलिए मैंने पूछा था आप में से अंडर एज कौन कौन है, तब तक एग्जाम ना दें जब तक ये कोर्स कंप्लीट ना कर ले। तुम भले ही IAS RS जो तुम्हें देना है वो देना। यदि तुम इस बैच में बैठे हो, ये बैच कंप्लीट होने के बाद तुम्हें जो जो एग्जाम देना देना सारे पास करोगे। बीच में पंचायतियां मत करना, वरना ना इधर के बच्चोगे ना उधर के बच्चोगे। फिर ये कोचिंग खराब होगी, वो उधर से भी रह जाओगे आप। पूरा बैच कंप्लीट कर लेना, डेली क्लास आ जाना, और जिस दिन टेस्ट लिए जाए उस दिन टेस्ट ले लेना, और कुछ भी अतिरिक्त नहीं करना। सर फलानी किताब पढ़ लूं क्या, ढींकड़ा कर लूं क्या? जिस दिन नोट्स याद हो जाए उस दिन कुछ भी कर लेना, और मैं गारंटी देता हूं नोट्स कभी जिंदगी में याद नहीं हो पाएंगे। और तुम्हारे आसपास कोई बाकी बैठे इनसे पूछ लेना कि वे क्या केवल नोट से हो जाता है क्या? सर अरे नोट्स याद किसको होते हैं? उसको जिसकी राजस्थान में RS में फर्स्ट रैंक आई हो, कि विद्या की सौगंध खा के बता नोट्स याद है क्या? 50% याद कर लेना तो आ जाएगी रैंक। इतने भी नहीं होता है, लंबा चौड़ा जखीरा पड़ा है। 18 सब्जेक्ट है, 36 रजिस्टर तो हम भरा के भेजेंगे। जिस दिन बैच कंप्लीट होता है उस दिन ये समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज कहां पे लिखी हुई है। रजिस्टर ढूंढने में टाइम लग जाता है कि मेरे कमरे में रजिस्टर कहां रखा हुआ है। ये भी कोई पंचायती करने की आवश्यकता नहीं। पढ़ना, बहुत मन लगा के ढंग से पढ़ना, डेली पढ़ना। अगले कुछ महीनों तक जब तक इसकी तैयारी करो, पढ़ने के अलावा बाकी चीजों पर ध्यान मत देना। जितना हो सके शादी ब्याह से बचना। 2 तरीके हैं, या तो आप लोगों की शादी ब्याह में नाच सकते हैं, जा सकते हैं, या अपने शादी ब्याह का जुगाड़ कर सकते हैं। वो जुगाड़ वाला तरीका ये है कि हम पढ़ लें, बहुत अच्छा सा पढ़ लें, वो कर लें। जो बच्चे 12th में, आप यदि इसी बैच में बैठो उस बैच में जाओ, जिसमें एडमिशन लेना उसमें लेना, कोई दिक्कत नहीं है आपके। ये मत करना कि मैं फोन नहीं रखता। खूब सारे बच्चे मुझे आकर कहते हैं कि मैं फोन ही नहीं रखता हूं, मेरे पास तो कीपैड वाला फोन है ना, वो लाना इसमें वीडियो। अच्छा कई आग कहते हैं फिर आपके देखने का ना, नहीं देखने, एक ही नहीं देखना तो क्या देखूं, जो मन में है वो देख लेना, रखना। मेरे पास कीपैड वाला फोन है तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है कि मैं देखूं। मेरे पास एक फोन है जिसमें वीडियो देख सकता हूं, फिर भी मैं ना देखूं। ये विल पावर है, वो बढ़ानी है। वरना मैंने ही आपको कह दिया यार, कल है ना एक ये BBC हिंदी की न्यूज का एक बहुत अच्छा सा कल इंटरव्यू आया था किसी का, सुन के आना। और आप मुझे दूसरे दिन आकर मेरे पास फोन नहीं था इसलिए नहीं सुन पाया, लाना फोन। 5,000 7,000 में आजकल तो मल्टीमीडिया शुरू हो जाते हैं, वो लाना और होना चाहिए। ये वाली पंचायती नहीं, मतलब कीपैड रखता हूं दुनिया से। फिर बाबा जी बनो ना, फिर कि अमरनाथ की यात्रा करो, जाके बैठो हिमालय में, तपो, पता चले जीवन क्या है। इधर क्यों खराब होना? खूब सारे ऐसे मिलेंगे कि मैं तो किसी से बात भी नहीं करता हूं, करना। दोस्त होने चाहिए आसपास में तुम्हारे पढ़ने वाले। प्लीज प्लीज, तुम्हारे में से कोई ऐसा नहीं हो जो रूम में सिंगल रहता हो। 2 तरीके से सिंगल रहते हो आप, या तो घर वालों के पास इतने रुपए हैं कि उन्होंने कहा कि हमारा बेटा तो सिंगल सीटर में रहेगा, किसी के साथ रहेगा नहीं। यू नो हाइजीन, ऐसा कुछ ही नहीं होता है ना। स्टूडेंट के रूम की चादर 3 महीने नहीं बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए, अपने रह सकते हैं। तुम 3 महीने नहीं तो महीने चला लेना, 7-8 दिन चला लेना, यही तो हाइजीन, और क्या है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ही नहीं होगा।
दूसरा ये रहता है कि नहीं सर मैं तो अकेला ही रहता हूँ, किसी से बात भी नहीं करता हूँ, तो करना। मैंने फिर वही कहा, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। जब आप किसी से बोलते ही नहीं हो तो आपको क्या पता कि उसको क्या आता है आपको क्या नहीं आता है। आदमी घर पे बैठा बैठा ही शेर है कि मुझे खूब सारा आता है, किसी से बात की उस दिन पता चला कि अपने को तो कुछ ही नहीं आता, लोगों को खूब सारी बातें आती है। इसलिए होने चाहिए, तुम्हारा फ्रेंड सर्किल होना चाहिए, आसपास के लोग होने चाहिए, तुम्हारे पास में कोई हो जिसको तुम कह सको कि मैंने ये याद कर लिया, तुम्हें याद है क्या, या तुझे क्या आता है मुझे सुना दे, ये सब बातें करने वाले लोग होने चाहिए।